अंत आवश्यक है। श्रीमती पीवी यंग ने प्रलेखों के उपयोग के बताए हैं कि कैसे हैं। नंबर 1, इससे शोध कार्य में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है एवं सही प्रश्नों को पूछने में मदद मिलती है। दूसरा, इससे अध्ययन की विधियों का चयन करने में मदद मिलती है। तीसरा, इससे प्रकल्पना के निर्माण एवं परीक्षण में मदद मिलती है। नेक्स्ट, इससे शोध कार्य में अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचने में मदद मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त तथ्यों के सत्यापन में योग दे सकती है। अब आता है, मैं जब भी कोई खोज का या अनुसंधान करना चाहता हूँ, तब मैं भूतकाल में उसके संबंध में जो कुछ किया जा चुका है उसे पढ़कर उसके पश्चात अपना कार्य प्रारंभ करना चाहता हूँ। ये जो कथन है बोगस एडिसन ने कहा है और इसको पढ़कर हमें लगता है कि दैतिक सामग्री की उपयोगिता क्या है, ये हमें पता चल जाता है। क्योंकि जब भी कोई अनुसंधान करता, खोज करता है, तो पहले उस घटना के भूत में क्या था ये जानने का प्रयास करता है। और जब वो जान लेता है कि भूत क्या था और अब क्या चल रहा है, तो ये पढ़ने के पश्चात वो अपना कार्य प्रारंभ करता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत प्रलेख या सार्वजनिक प्रलेख नामक शीर्षकों के अंतर्गत पूर्व में किया जा चुका है। मतलब जो भी हम देख रहे हैं वो पूर्व में घटित हो चुका है और उसको हम अध्ययन करके वर्तमान में क्या चल रहा है उसकी भविष्यवाणी करने का प्रयास करते हैं। अब आता है, भारत में दैतिक तथ्यों के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। भारत सरकार के विभिन्न विभाग देश के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन, शिक्षा, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, जनसंख्या, श्रम आदि के बारे में सूचनाएं संकलित करते हैं और उन्हें प्रकाशित करते हैं। किंतु स्वतंत्रता के बाद सूचनाएं संकलित करने का कार्य व्यवस्थित रूप से किया जाने लगा। भारतीय संविधान की धारा 240 में भी सुरक्षा, रेलवे, बैंकिंग तथा मुद्रा, जनसंख्या, देश विदेश व्यापार संबंधी तथ्यों का संग्रह करने के केंद्र सरकार को निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरीके से हम कई तथ्यों के, सरकारी या गैर सरकारी तथ्यों को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है केंद्रीय सरकार के विभागों द्वारा प्रकाशित तथ्य। नंबर 1, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निर्देशालय। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय। चौथा, श्रम मंत्रालय। पांचवा, रेल मंत्रालय। छठवां, परिवहन मंत्रालय। सातवां, शिक्षा मंत्रालय। आठवां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। नवां, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 10वां, राष्ट्रीय निदर्शन सर्वेक्षण संगठन। और इसके बाद आता है जनगणना रिपोर्ट। इतने सारे ये हमारे केंद्रीय सरकार के विभागों द्वारा प्रकाशित तथ्य हैं। अगर हमारा शोध इनसे किसी से भी संबंधित होता है तो हम इनके माध्यम से कि पहले क्या था, वर्तमान में क्या चल रहा है और आगे क्या होना चाहिए, इस आधार पर इनसे डेटा कलेक्शन करते हैं दैतिक स्रोतों के माध्यम से
और अपनी रिसर्च को विश्वसनीय व सत्यता की ओर ले जाते हैं। इसके बाद आता है जनगणना का महत्व। विभिन्न दृष्टियों से जनगणना का महत्व है, जैसे समाजशास्त्रीय महत्व, राजनीतिक महत्व, आर्थिक महत्व। 3 प्रकार हम देखते हैं कि जनगणना का महत्व क्या है। इसके बाद आता है राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित तथ्य। वो तो हमारे केंद्र सरकार द्वारा थे, और अब आते हैं राज्य सरकार द्वारा तथ्य। तो राज्य सरकार द्वारा तथ्य कौन से हैं? राज्य सरकारें भी अपने विभिन्न विभागों द्वारा तथ्यों का संकलन एवं प्रकाशन करवाती हैं, जैसे जनस्वास्थ्य, शिक्षा, बेकारी, निर्धनता, आवासीय स्थिति, श्रम शक्ति, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, अपराध, सहकारिता, सामुदायिक विकास योजनाएं, कृषि एवं सिंचाई आदि विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रकाशित कराए जाते हैं, जो कि एक समाजशास्त्रीय अनुसंधानों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सरकारी आंकड़ों के गुण दोष क्या हैं? ये सरकारी आंकड़े हैं, लिखित में कुछ बोलते हैं और वास्तविक रूप में कुछ होते हैं। तो इनमें कुछ तो हमारे लिए लाभकारी होते हैं, कुछ इसके दोष होते हैं। तो लाभ क्या हैं? अन्य स्रोतों की अपेक्षा सरकारी आंकड़ों को अधिक विश्वसनीय और प्रमाणिक माना जाता है। दूसरा, सामाजिक अनुसंधान में इन आंकड़ों का उपयोग सरलता से किया जा सकता है। तीसरा, ये आंकड़े किसी योजना का निर्माण करने में सहायक होते हैं। चौथा, इन आंकड़ों को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि सरकार द्वारा समय समय पर इनका प्रकाशन किया जाता रहता है। इन आंकड़ों का संकलन एक बड़े संगठन और प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, इसलिए भी ये अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय माने जाते हैं। नेक्स्ट है, सरकारी आंकड़े व्यापक जानकारी प्रदान करते हैं। 7वां, इनमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं पाया जाता। अब आता है दोष। उपयुक्त लाभों के अतिरिक्त भी सरकारी आंकड़ों में कुछ दोष पाए जाते हैं। सरकारी आंकड़े सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की दृष्टि से ही उपयोगी होते हैं। सरकार की असफलता दर्शाने वाले आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जाते। सरकारी आंकड़ों में विभाग की सफलता को ही दर्शाया जाता है, अतः उन्हें वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है, सरकारी आंकड़े केवल खाना पूर्ति के लिए होते हैं और कई बार ईमानदारी से एकत्रित भी नहीं किए जाते। सूचनाएं संकलन में सरकारी कर्मचारी लापरवाही बरतते हैं, अतः वे विश्वसनीयता खो बैठते हैं। इन कमियों के बावजूद भी सरकारी आंकड़े अन्य आंकड़ों की अपेक्षाकृत विस्तृत, उपयोगी, प्रमाणिक और विश्वसनीय होते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे गैर सरकारी। सरकार ही नहीं वरन कई गैर सरकारी संस्थाएं भी सर्वेक्षण का कार्य करवाती हैं और तथ्यों का प्रकाशन करती हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित संस्थान, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल साइंसेज, आगरा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क आदि के द्वारा भी आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन किया जाता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ द्वारा उद्योगों से संबंधित तथ्य प्रकाशित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, बुलेटिनों, रिपोर्टों, पुस्तकों आदि के द्वारा भी तथ्यों का प्रकाशन किया जाता है। व्यक्तिगत तौर पर भी अनेक विद्वानों ने अपने अनुसंधान और सर्वेक्षण कार्य कर विभिन्न विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाशित किए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि तथ्य संकलन की या सामग्री की
अनुसंधानकर्ता को अत्यंत आवश्यकता होती है और वह अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए इन तथ्यों का या इन सामग्रियों को एकत्रित करता है और इन सामग्रियों के माध्यम से अपने रिसर्च को या अपनी परिकल्पना की सत्यता की जांच करता है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि बिना डेटा कलेक्शन के या बिना सामग्री एकत्रित किए रिसर्च को पूर्ण नहीं किया जा सकता है और हमें दोनों ही प्रकार के डेटा कलेक्शन करने की विधियों का या स्रोतों का प्रयोग अपनी रिसर्च में या अनुसंधान में करना पड़ता है। एक के माध्यम से हम अपने अनुसंधान को या खोज को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। ठीक है।